नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्रों, आज तो वैसे सबसे ज़रूरी मुद्दा ये था कि प्रियंका गांधी जी को घर खाली करने की नोटिस दी गई है। उनको अगस्त तक घर खाली करना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। राजनीतिक रूप से हम जैसे समाज में रहने वाले लोगों को इन जैसे मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। ये मुद्दा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे गलत अगर किसी को मैं कहूँ तो वो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी को जब ये पता चल गया कि कानून के मुताबिक अब वो एसपीजी सुरक्षा में नहीं है और वो जो उनको घर था वो एसपीजी सुरक्षा कवर के अंतर्गत मिला हुआ था, क्योंकि एसपीजी को अपना कुछ सुरक्षा के नॉर्म्स होते हैं कि आजू बाजू घर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कहीं पूरी ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये उनके अपने नॉर्म्स हैं, जिसके वजह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कहीं का एमपी एमएलए ना रहते हुए भी उनको घर अलाट हुआ था 27 लोधी रोड, जो पहले अमर सिंह जी के पास था। एनीवे, लोधी रोड के उस घर में वो इसी वजह से रहती थी क्योंकि वो लुटियन जोन में है और एसपीजी वालों को लगा था। वैसे तो उनको शुरू में वो घर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी माता जी हैं, उनके भाई जी हैं, तीनों लोग सुरक्षा घेरे में रहते हैं और तीनों लोगों को एक एक कमरा चाहिए था। एनीवे, उन लोगों को अपनी प्राइवेसी है, सरकार के पास जब है देने का तो वो क्यों नहीं ले। लेकिन प्रियंका जी को जिस दिन पता चला कि मेरे एसपीजी कवर ले ली गई है, ये घर खाली हो जाएगा, तो उनको स्वेच्छा से बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और सरकार को कहना चाहिए था कि भाई ये मैं घर खाली कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे एसपीजी सुरक्षा के तहत मिला हुआ था। घर की कमी तो उनके पास है नहीं। वो तो वो स्वयं कहते हैं कि अगर चांद पर जमीन अलाट होने लगेगा तो वो श्री रावत वड्रा जी का कब्जा वहाँ हो जाएगा, या खरीद लेंगे या अलाट करा लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, ना ही उनके पास रिसोर्स की कमी है, ना ही अप्रोच की कमी है। सरकार बेशक उनका नहीं हो, लेकिन सरकारी काम उनका कहाँ रुक रहा है? कौन सा भी काम रुक गया? वो तो सब लोग जानते हैं। तो पहले प्रियंका जी को चाहिए था कि वो एक बड़ा दिल दिखाती, लेकिन नहीं दिखाई। वो इसलिए कि मजबूरी में एसपीजी हट जाने की वजह से संपदा डिपार्टमेंट इसको नोटिस जारी करेगा कि चूंकि अब एसपीजी हट गया तो घर खाली करे, और मुझे ये एक राजनीतिक विधवा विलाप करने का मौका मिलेगा, राजनीतिक रुदाली करने का मौका मिलेगा, राजनीतिक माइलेज कमाने का मौका मिलेगा कि देखिए जी, अब एक घर भी खाली करवा रहे। मतलब कितनी छोटी बात है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से सरदेश चंद्रशेखर जी ने सोना गिरवी रखा तो उस पर ये रुदाली करने लगे लोग कि कान का बाली गिरवी रख दिया है। मतलब ये कहने के लिए कि देखो चंद्रशेखर जी कान का बाली रख, उनका कहने का मतलब था कि वो महिलाओं में इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे ताकि वोट को हासिल किया जा सके। लेकिन मैं ना तो सोनिया जी की और प्रियंका जी की और राहुल जी की तरह से राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कोई बात करता हूँ, ना ही किसी के माइलेज के नुकसान करने के लिए कोई बात करता हूँ। मेरा बात समाज हित में होता है, जो समाज के लिए बड़ा जरूरी हो, उन मुद्दों पर बात करता हूँ। मित्रों, वैसे एक घटना और हुआ जिस पर बात किया जा सकता था। घटना नहीं, ये तो खैर उसको इसमें नहीं लेना, छोड़ दीजिए, नहीं तो वो थोड़ा सा और बिगड़ जाएगा। मित्रों, आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई में आपको पता है कि भारतवर्ष में अगर किसी का जन्मदिन किसी दिन नहीं होता, वो 1 जुलाई को होता है। मतलब आप पहले जान लीजिए कि अगर किसी का जन्मदिन कहीं नहीं होता ना, तो वो सरकारी खाते में 1 जुलाई हो जाता है। हम वो ईएसआई पे आपका काम करते थे, तो जैसे पहले पूछता कितना वर्ष हो, 30 वर्ष, तो वो कंप्यूटर अपने आप 30 माइनस करके 1 जुलाई कर देता था, जिससे उनका उम्र 30 वर्ष आ जाए। तो ये 1 जुलाई को होता है। उसी में सरदेश चंद्रशेखर जी का भी आज जन्मदिन विकिपीडिया में आ जाता है कि 1 जुलाई को है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनका 1 जुलाई। लेकिन आज 1 जुलाई इस वजह से नहीं है कि जिसका कोई जन्मदिन है उसका जन्मदिन आज है। आज डॉक्टर डे है। आज विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय का आज जन्मदिन है। ये एक अनफॉर्चुनेट है कि विधान चंद्र राय जी का जन्मदिन 1 जुलाई 1882 को हुआ और उनका दुखद देहांत भी 1 जुलाई 1962 को हुआ। मतलब उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों एक ही दिन पड़ा। विधान चंद्र राय जी के विषय में
कुछ भी बताने से पहले आपको सिर्फ एक चीज बता दें कि वो आदमी अगर चाहते तो उस वक्त करोड़ों रुपया कमा सकते थे, क्योंकि वो उस वक्त अपने ज़माने के टॉप चिकित्सक थे। उनके मुकाबले की डिग्री उस जमाने में किसी के पास नहीं थी। वो लंदन में जा करके ये फारसी करके आए थे, मतलब बहुत जो किया। कांग्रेस के साथ सक्रिय होकर उस वक्त देश के आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ही मात्र पार्टी थी कांग्रेस। आज वाली कांग्रेस नहीं, वो 1885 में सर एच ह्यूम वाली पार्टी कांग्रेस थी। उसमें हुए बिहार के पटना में जन्मे, मतलब हमारा पूर्वांचली लाल थे। बीइंग ए पूर्वांचली, मैं अपने हृदय से अपने ही एक पूर्वज को सलाम करता हूँ और इतराता हूँ कि हमारे पूर्वांचल ने कैसे कैसे मणि दिए हैं जिस पर दुनिया गर्व करती है। कुंवर सिंह हमारे यहाँ का, मंगल पांडे हमारे यहाँ का, विद्यापति हमारे यहाँ का, वशिष्ठ नारायण हमारे यहाँ का, और अब ये विधान चंद्र राय वो भी हमारे यहाँ के। वाह रे पूर्वांचल, थैंक्स राकेश, थैंक्स। तो उस धरती का जन्म है जहाँ पर ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है। मैं अपने ही अब पूर्वांचल के उस पूर्वज को सादर नमन करता हूँ। मित्रों, विधान चंद्र राय जी राजनीति में आए, अपने जमाने में टॉप सुरेंद्र बनर्जी जी को हरा दिया। चित्तरंजन साहब ने उनको, बंगाल के एक दूसरे सबसे बड़े नेता चित्तरंजन, जिनके नाम पर सीआर पार्क है, चित्तरंजन लोको शेड है, कंपनी है बंगाल में, मतलब चित्तरंजन बहुत बड़े नेता थे। चित्तरंजन जी ने इनको सुरेंद्र बनर्जी जी के साथ 1923 में चुनाव लड़ाया और ये आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने हारा दिया। उनकी लोकप्रियता से आप समझ सकते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। उनको 1948 में गवर्नर बनाने का आया कि आप गवर्नर बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समाज का सीधा सेवा कर सकता हूँ, मैं राजभवन के ऐश करने के लिए नहीं बना हूँ। वो बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी बने और उनके द्वारा जो परमाणु रिएक्टर का कार्यक्रम है वो विधान चंद्र राय जी का देन है। विधान चंद्र राय जी का इस देश पर बहुत उपकार है। चाहते तो लाखों करोड़ में कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जन सेवा से बढ़ के कोई पैसा नहीं है, कोई नहीं है। आदमी कमाना बड़ा कीमती चीज़ है, इसलिए वो आदमी कमाए। मैं अपने पूर्वांचल के उस महान विभूति को सादर अर्पण करता हूँ, श्री चरणों में अपना श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, सत्संग नमन करता हूँ। अमित ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ पहले पढ़ लूँ अगली बात करने से पहले। अमित जी ने लिखा है, एक तो हमारे बबुरा के हैं, उनको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं। आदित्य कुमार राजपूत जी को, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप युवा हैं, आप पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। 10 बजे आप फेसबुक देख रहे हैं, मतलब इस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आदित्य, जब मुझे पता चलेगा कि हमारा साले का बेटा IAS कर गया, IIT कर दिया, मुझे उसमें बड़ी खुशी होगी कि मेरा भतीजा कुछ बड़ा नाम कर रहा है। खैर, फेसबुक देखने से पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है, लेकिन आप लोग को मुझे खुशी तब होगी जब आप पढ़ाई में कुछ करेंगे, पढ़ाई में अपना नाम करेंगे। अमित को शुभ आशीर्वाद। अमित ने बोला है कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भैया बिल्कुल नमः शिवाय भाई जी। अमित दूसरा लिख रहे हैं कि आज मेरा फेसबुक अकाउंट में 150 लोगों का बर्थडे था, मैं देखा तो आश्चर्य पड़ गया है। हाँ, मैं पहले बताया ना कि 1 जुलाई को वो सरकारी सॉफ्टवेयर, वो विधान चंद्र राय जी को श्रद्धांजलि है। मतलब मैं पहले कहा कि इससे बड़ा विधान चंद्र राय जी को कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन के दिन, जिनका कोई जन्मदिन नहीं होता ना, जो जिनका पता नहीं है, कोई जैसे गांव में लोगों को याद नहीं है, बोले 20 वर्ष के हो गए बबुआ, तो 1 जुलाई और उस साल से घटा दीजिए, 20 साल हो रहा है, वही हो गया। 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 72, 1 जुलाई 78, 1 जुलाई 90, 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2001, मतलब 1 जुलाई ही होता है। सरकार में है ये। मैं ESIPF का काम करता हूँ, तो मुझे पता है, हम लोग पहले जन्मदिन नहीं बताते थे तो 1 जुलाई लिख देते थे, तो वो घटा करके कर देता था। तो आपके फेसबुक में वो वही लोग हैं जिन्होंने जन्मदिन नहीं डाला है, कंप्यूटर ने 1 जुलाई पकड़ा है। अब विधान चंद्र राय को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकता है। अमित, आप भी पूर्वांचल का है, आप ही के एक पूर्वांचल के पूर्वज का इतना बड़ा सम्मान, आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने महान परंपरा के लोग हैं, कितनी गौरवान्वित करने वाली हमारी संस्कृति है, संस्था है। हम फिर से एक बार विधान चंद्र राय जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्र, एक बात और मैं आज कहना चाहूंगा आपसे। ये बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो या मनमोहन सिंह की हो, रिलायंस और रामदेव का कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको जो मर्जी होगा वो करेगा।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामदेव ने अपनी कॉलोनी दवा का कहीं कोई टेस्ट कराया नहीं, टीवी पर मुंह फाड़ के बोले कि कॉलोनी का हमने ओके कर दिया, ये कर दिया, फलाना फलाना काम करी, फिर बाद में कहे कि हमने कब कहा था कि हमने कोरोना का टेस्ट कर लिया, हम तो इम्यूनिटी बूस्टर लाए थे। मतलब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी बात बोले, लेकिन किसी ने कोई नोटिस उनको नहीं दिया। ये है रामदेव की स्थिति इस सरकार में, मोदी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, रिलायंस और रामदेव मनमानी करें। अब रिलायंस की मनमानी आप टीवी में देख रहे होंगे कि मुंबई में जिसकी जो मर्जी वो बिल दे देते हैं। मुंबई में भी रिलायंस बिजली का सप्लाई है। दिल्ली में मैं स्वयं भोगी हूँ। दिल्ली में पिछले महीना मेरा 2500 रुपये का बिजली का बिल आया था, अब बार 4500 रुपये का आया है। स्थिति थी कि पिछले महीने से आप देख रहे हैं ये पसीने से लथपथ हूँ, मेरा एसी ऊपर चल रहा है, मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि कोरोना में कमाई नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रहा है, तो मैं भोजन करूँ कि बिजली का दूँ, तो मेरा एसी बंद है। आप पसीने से लथपथ देख रहे होंगे, किसी दिन आप नहीं देख रहे होंगे कि मैं एसी चला करके सोया हूँ, एसी चला कर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन 2500 अब की बार 4500 की बिजली का बिल आ गया। जब मैं इनको फोन किया, बोला नहीं वो ना एवरेज दे रहे हैं। मैं बोला पिछले साल भी तो इस महीने में 4500 नहीं था, कहाँ से एवरेज जोड़ रहा है, क्या तेरे एवरेज का स्रोत है। मजे की बात यह है कि मीटर रीडिंग करने वाला आदमी आया था, लेकिन वो मीटर रीड नहीं कर पाया और बोला कि हमको सिर्फ कमर्शियल मीटर ही लेने का अधिकार है। लेना क्या है क्योंकि उसमें मोटी कमाई है, ये डोमेस्टिक का मैं नहीं ले सकता क्योंकि डोमेस्टिक वालों के लिए हम मनमानी बिजली देंगे। आपको बिजली देना तो दीजिए, नहीं तो गर्मी में बिजली काट देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है हमारी रिलायंस और रामदेव की। क्या कहें, मोदी है तो मुमकिन है या रिलायंस है तो कुछ भी मुमकिन है, ये आप जाने, ये आप समझे। मैं आपको 30 सेकंड के अंदर आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भोजपुरी के अलावा और कई भाषा में ट्वीट किया था। वो ट्वीट अपना राजनीति के लिए किए थे या क्या किए थे मैं ये नहीं जानता, लेकिन भोजपुरी में ट्वीट किए भारत के प्रधानमंत्री, ये एक सोचने का विषय है, ये एक समझने का विषय है। इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करना है। आज का मेरा मुद्दा ये है कि क्या भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होगी या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई असंवैधानिक काम किया। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला तो भारत का संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री भोजपुरी में ट्वीट क्यों किया। आज का प्रश्न यही है, आज का मुद्दा यही है। आपसे इसी बात पर आपसे चर्चा करना है, आपका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि अगर आप भोजपुरी भाषा में विधानसभा में पार्लियामेंट में शपथ लेना चाहेंगे तो आप शपथ नहीं ले सकते क्योंकि ये संवैधानिक भाषा नहीं है। अगर आप भोजपुरी में संसद में बोलना चाहेंगे, विधानसभा में बोलना चाहेंगे तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये संवैधानिक भाषा नहीं है। तो अगर हम संसद में नहीं बोल सकते, विधानसभा में नहीं बोल सकते, तो भारत का प्रधानमंत्री भोजपुरी में ट्वीट क्यों किया। भोजपुरी में ट्वीट किए, बीइंग ए भोजपुरिया मैं बिल्कुल प्राउड फील करता हूं, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको सद्बुद्धि आई, इस बात के लिए मैं प्राउड फील करता हूं। लेकिन फिर भी संविधान की ये बात संविधान के दायरे में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री संवैधानिक सीट है और भारत के प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लिए हैं। जो चीज़ संविधान में नहीं है उस भाषा में ट्वीट कर करके क्या हासिल करते हैं। क्या मेरे प्रधानमंत्री से अति उत्साह में कोई असंवैधानिक काम हो गया।
भोजपुरी में ट्वीट करने का एक कारण, एक वजह तो मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। हालांकि मैं बिहार का नहीं, मैं फिर भी भोजपुरी ही बोलता हूँ। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरा बिहार में मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, नेपाल, बहुत से विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। कई करोड़ लोगों के भोजपुरी है, ये मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कई देशों की भाषा भोजपुरी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं मॉरिशस में था, मॉरिशस में हर घर में भोजपुरी के गाने बजते थे, भोजपुरी के स्टार का वहाँ पर जलवा था, मनोज तिवारी का वहाँ पर पूरा था, मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी, ये जो यहाँ भोजपुरी के लोग जाते हैं, उन सब लोगों को वहाँ पर बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए पता ही नहीं चलता था कि मैं बलिया या उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का भोजपुरी में ट्वीट, ये बीइंग ए भोजपुरिया, मैं प्रश्न कर रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री से। आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को तय करके करें कि क्या आपने भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया, और अगर नहीं किया तो आप भोजपुरी में ट्वीट संविधान के किस कानून के अंतर्गत किए हैं। भारत का प्रधानमंत्री संविधान के ही भाषा में, वो राकेश परमार जैसा स्वतंत्र नहीं है कि हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, भोजपुरी बोले, बांग्ला बोले, जो भाषा आवे वो बोले, जैसा मर्जी वो बोले। नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कई बार भारत के प्रधानमंत्री चुनाव भाषण में जाते हैं तो वो वहाँ उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं होते, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। तो वो वहाँ के लोगों को एड्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, उनके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए, उनके साथ अटैच होने के लिए हो सकता है कि वो कुछ भाषा में, अपनी भाषा में वो शुरुआत करें। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकारनाथ सिंह जी, मैं आपकी बात पढ़ूंगा, मैं अपनी 1 मिनट बात करूँ, मैं आपकी बात पढ़ूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण लिखे हैं। तो वो उन भाषा से शुरुआत करते हैं, 2-4 बंगाल में गए तो बंगाल से शुरू करते हैं, उड़िया में गए तो 2-4 भाषा उड़िया में शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पीवी नरसिम्हा राव साहब के जैसे 48-50 भाषा के जानकार नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सब भाषा के जानकार हों। भारत का प्रधानमंत्री ईमानदारी की जानकारी रखे और कोई की जानकारी ना रखे, उसके लिए उसके पास विशेषज्ञ है। लेकिन क्या उन विशेषज्ञों ने ये नहीं बताया कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या उस भाषा में ट्वीट करना चाहिए जिस भाषा में वो पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, जिस भाषा में पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, जिस भाषा में किसी भी संसद में नहीं बोला जा सकता, किसी अदालतों में नहीं बोला जा सकता, क्या उस भाषा में भारत का प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकता है? ये एक संवैधानिक प्रश्न है। इस बीच अमित और ओंकारनाथ सिंह जी मुझे लिखा है, मैं उन दोनों ओंकारनाथ सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। अमित ने लिखा कि भैया जी आप मनोज तिवारी से बोलिए कि कुछ करे भोजपुरी अष्टम। मनोज तिवारी की बस की बात होती तो अब तक भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल हो जाता, क्योंकि भोजपुरी अगर अष्टम सूची में शामिल होगा तो मनोज तिवारी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मनोज तिवारी की फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई जाने लगेगी। मनोज तिवारी की फिल्मों को फिल्म पुरस्कार मिलने लगेगा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगेगा, मनोज तिवारी को सरकारी पुरस्कार मिलने लगेगा और उसको ऐड मिलने लगेगा। मनोज तिवारी को उससे ज़्यादा फायदा है। मनोज तिवारी अगर भोजपुरी भाषा के लिए चाहते तो अब तक रिजाइन कर दिए होते कि भाई पिछले बार आपने कहा था कि भोजपुरी को हम अष्टम सूची में शामिल करेंगे। मेरे प्रश्न मैं पूछा था उनको न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में, 1 साल मोदी सरकार का, मेरे पास यूट्यूब का लिंक है, मेरे पर दिखेगा, मैं आपको बोल दूंगा। मैंने मनोज तिवारी को बोला था कि मनोज तिवारी आप पिछले बार भोजपुरी को असम सूची में बात किए थे, आप बल्कि भोजपुरी में शपथ लेने के लिए कहा, बोले थे कि चूंकि भोजपुरी में शपथ नहीं लिहल जा सकत, ये सब नहीं ले ना तो मन तो भोजपुरी में रहा। तो आपका वो 1 साल हो गया, क्या आपने एक बार भी प्रयास किया? वो दूसरी बार मनोज तिवारी जीत के आ गए, दूसरा कार्यकाल भी अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने लीग से हट करके, बेला में आकर के, धरना दे करके, चिट्ठी दे करके, विरोध करके, दबाव दे करके भोजपुरी में को अष्टम सूची में शामिल करने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि इनमें से किसी का औकात ही नहीं है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने की। नहीं पता चलेगा 100 हो गए हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चुनाव जीत गए हैं और उनको चुनाव भोजपुरी के लिए नहीं जीता है। अमित भाई, वो चुनाव जीतेंगे आलाकोट, बालाकोट, सालाकोट जैसे किसी उस पर। भोजपुरी में जीतना होता तो समझते कि भोजपुरी वाले लोगों का कोई कदर है। आज ओंकारनाथ सिंह जी को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने लिखा कि भाई साहब नमस्कार, जब आप दिल्ली में हैं तो आपका बिजली का बिल 45 कैसे आ गया? ये तो बिजली फ्री होनी चाहिए। बिजली फ्री कहने के लिए आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी, वैसे बिजली फ्री वाला कैटेगरी में मैं नहीं आता। तकनीकी पहले बात समझ लीजिए, बिजली 200 यूनिट तक के लोगों की फ्री है। मेरे घर में तो खैर एसी चलते रहते हैं, मेरा 200 यूनिट कभी नहीं आता।
5 टन का मेरा 5 किलोवाट का मेरा मीटर है। 5 किलोवाट वाले को दिल्ली में ना तो राशन मुफ्त मिलता है, ना बिजली मुफ्त मिलती है, ना किराए पे छूट है, ना ही कुछ है। हमें सरकारी कूट है, सरकार हर तरह से कूटती है। इनकम टैक्स 30% स्लैब लिया जाता है, TDS मेरा 10% कट करके मुझको चेक मिलता है। सरकार के किसी खाते में हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग दुधारू गाय है, सरकार हमको दूहने के लिए बनाई गए कि जब होते नहीं। गांव में कुछ गाय ऐसी होती है कि रिश्तेदार आ गया ना, दोपहर क्या करेगा, अरे काम करे, हाँ उधौरी गैया के लिए हाँ में से चाह भर के तो दूध निकल ही जाए। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि जब भी सरकार को लगता है कि भाई कुछ जरूरत है तो ये परमार उमार जैसे लोगों को ले इन्हीं को दूहे निकल जाएंगे। जैसे अभी पेट्रोल पर हमको दूहा जा रहा है, हमको टैक्स पर दूहा जा रहा है, तो हम लोग दुधारू गाय हैं। वो चाहे केजरीवाल हो या मोदी जी हो, हमें छूट कोई नहीं देता। हम लोग ना तो वोट बैंक है, ना ही वोट है, हम लोग नोट बैंक है और सरकार हमसे नोट बनाने के लिए आती है। तो वो दिल्ली वाली बात तो मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि केजरीवाल ने बोला था कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे और हम 200 यूनिट से ऊपर के हैं। फिर भी मेरा, चूंकि इस टाइम AC नहीं चल रहा है, 6-7 महीने से आदमी घर में बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि जो गैर जरूरी AC, जैसे मेरे 3 फ्लोर में हर जगह AC लगा है, तो हम बस बच्चों वाले कमरे में ही AC चलाते हैं। इस कमरे में AC जब मेरी पत्नी आती है तभी चलता है, मतलब 3-4 घंटा चलता है। 11 बजे तक तो मैं आप लोगों के साथ बोलता रहता हूँ। 11 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक जब वो रहते हैं, उतने देर तक AC चलता है, उसको बंद रह जाता है। इतना नहीं आना चाहिए 4500 रुपया, पिछले बार भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी क्यों अब की बार तो AC बंदे हैं हमारे, AC चला नहीं। एक AC बच्चों वाला चल रहा है। तो अगर मीटर कायदे से आएगा तो 1500, 1600, 1800, मतलब 2000 के अंदर ही आना चाहिए। मैंने जब बिजली वाले से बात किया तो उसने बोला कि हम एवरेज भेज रहे हैं, जिस दिन मीटर होगा ना तो जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आप अभी पैसा देते रहे। तो मैंने बोला कि जब एडजस्ट हो जाएगा तो बाद में लियो, तेरे पास तो पैसे की कोई कमी थोड़ी है। तो बोला कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, बेच के चले जाएंगे, आपसे पैसा कहाँ से लेंगे? आपका पैसा जमा रहेगा तो फायदा हो जाएगा, बेच देंगे तो कहाँ से आएगा? वो बड़ा सीधा सा टका सा जवाब दिया। दूसरा, वो मोदी है तो मुमकिन है, रिलायंस और रामदेव का कुछ नहीं हो सकता। क्या करेंगे? इस देश में रहना है तो कुछ कीमत आपको देना पड़ेगा, और हम ही लोग कीमत देने के लिए बने हैं, बाकी कोई बना नहीं है। ईश्वर उन लोगों का भला करे, ईश्वर उन पर अपने दुआ दृष्टि बनाए रखे। एनीवे, आज बात भोजपुरी की थी। देखिए, भोजपुरी की लड़ाई की हम भी थोड़े बहुत गवाह हैं, हम भी थोड़े बहुत जानकार रखते हैं, हम भी कहीं कहीं गए हुए हैं, हम भी कई जगह पर गए हुए हैं। मित्रों, जब भारत के गृह सचिव आर के सिंह जी बने, राजकुमार सिंह जी जो भी आरा से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, ये जब बने थे तो हम उनके पास गए थे और हमने बोला था कि बहुत बढ़िया, अब इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकता कि भारत के दोनों सदनों में भोजपुरी बोलने वाला आदमी बैठा हुआ है। दोनों कुर्सी पर भोजपुरी बोलने वाला आदमी बैठा हुआ है। भारत का गृह राज्य मंत्री भोजपुरी बोलने वाले RPN सिंह थे और गृह सचिव भोजपुरी बोलने वाला बैठा हुआ है। अब इससे बड़ा बात नहीं हो सकता कि अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन ना तो उनको भोजपुरी का सम्मान पहले देना था और ना ही भोजपुरी का सम्मान उन लोगों ने दिया। असल में क्या है कि हम सब भोजपुरिया लोग कभी भी अपनी अस्मिता के लिए अड़ते नहीं हैं। हम सब लोग सब चलता है को मानते हैं। तो सरकार भी हमारे तरफ से कहती है कि सब चलता है, ये कौन लोग हैं, ये क्या लोग हैं, इन लोगों की क्या हैसियत है। खैर, हमारी सरकार है, हम लोगों के द्वारा चुनी सरकार है, इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आवे। मैंने उनको ट्वीट तय करके भी किया था कि भोजपुरी में ट्वीट करने का मतलब क्या है। आपने क्या अष्टम अनुसूची में जारी कर अधिसूचना जारी कर दी? क्योंकि आजकल नरेंद्र मोदी है तो बहुत सी पार्लियामेंट से बाहर भी होता है। कई बार 8 बजे के बहनों भाइयों तो हो सकता है कभी बहनों भाइयों बोल दिया और मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटा टीवी देखता नहीं। मैं कोरोना में 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा टीवी इसलिए देखता हूँ कि कोई बड़ा चीज देश में हो गया हो और मैं पता चला कि हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत गा रहा हूँ। कई बार होता है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो और मैं मनोरंजन का कोई कार्यक्रम दे रहा हूँ, तो आप लोग कहें कि यार देखो देश में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ये राकेश परमार मनोरंजन कार्यक्रम कर रहा है, खुशी व्यक्त कर रहा है, तो मैं इसलिए 1 घंटा देख लेता हूँ कि अगर कोई बड़ी बात ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी ट्रेजेडी आ जाए जिसमें हम लोगों को अफसोस करना पड़े। लेकिन मैं 1 घंटा प्राइम टाइम ही देखता हूँ। दिन भर वही एक ही समाचार को, चीन को मार दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो ये किए, हमने ये किया। अब ये सुनते सुनते आदमी पगला गया है। पहले कोरोना मार रहा था और अब चीन का बमबारी मार रहा है। तो मैं समाचार देखता ही नहीं हूँ कि इस विषय पर हो, इसीलिए टेंशन में नहीं रहता। मित्रों,
इसीलिए मैं जानना चाहा कि क्या किसी समय में माननीय प्रधानमंत्री आकर के बहनों भाइयों बोल दिए हैं क्या? आप लोगों को पता है तो बताइए। अगर नहीं बोले हैं तो जो लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, ये हमारे विजय प्रकाश जी एमएलए देख रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह जी, अमित है, आप लोगों में से क्या ऐसा लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री संवैधानिक सीट है वो संविधान की शपथ लेते हैं? तो जो अगर संविधान में के अष्टम अनुसूची में भोजपुरी का स्थान नहीं मिला, नहीं दिया गया, तो क्या उनको भोजपुरी में ट्वीट करना चाहिए? या आप बिहार के चुनाव को देख कर के ट्वीट डाल दिए? आपको संविधान की कोई मर्यादा का बहुत ध्यान नहीं है, बहुत ख्याल नहीं है। संविधान के शपथ का ना तो मान है, ना ही संविधान के सम्मान का माने। क्या मैं ऐसा कहूँ? ये बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए भोजपुरी के अलावा और कई भाषा में किए, प्रधानमंत्री तो किसी भाषा में कह सकते हैं, नहीं, नरेंद्र मोदी किसी भाषा में कह सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी दो अलग अलग बात है। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री ये जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, मोरारजी भाई देसाई थे, नंदा जी थे, नरसिम्हा राव थे, अटल जी थे, चंद्रशेखर जी थे, विश्वनाथ प्रताप जी थे, गुजराल जी थे, देवगौड़ा जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, फिर अटल जी थे, फिर मोदी जी हैं, आगे कोई और जी होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो परमानेंट सीट है, आदमी उस पर बदलता रहता है। तो प्रधानमंत्री संविधान के दायरे में ही काम करेगा, ऐसा मेरी छोटी सी बुद्धि और छोटे ज्ञान में आता है। भोजपुरी में ट्वीट किया, बींगे भोजपुरी में बोला, खुश हूँ, लेकिन क्या भोजपुरी में ट्वीट करके भोजपुरियों के सम्मान के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ प्रधानमंत्री ने खेला क्योंकि बिहार में चुनाव है, या संविधान की उनको कोई फिक्र नहीं है? इन मुद्दों पर जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आती, तब तक तो हम सिर्फ दुख व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री को हमारे भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए था। प्रधानमंत्री का हम आदर करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन आप हमारे भावनाओं से खेले, ये आपके स्तर पर उचित नहीं है। मित्रों, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अब ट्वीट कर दिया है तो एक ट्वीट और कर दें कि हमने इसको अष्टम अनुसूची में शामिल कर दिया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बीइंग ए भोजपुरिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए हैं तो एक ट्वीट और करें कि जी ऐसा है, हमने तो भोजपुरी में ट्वीट करके शुरुआत किया है और अब इसको अष्टम अनुसूची में शामिल करने पर ही समाप्त करेंगे, तभी जा करके भोजपुरी आन बान शान का सम्मान होगा। अब आज विधान चंद्र राय जी का जयंती और पुण्यतिथि दोनों है। अब भोजपुरी भाषी थे, पटना में अगर उनका जन्म था तो पटना भोजपुरी थी। उनके कानों में जो पहला शब्द पड़ा होगा अपने माँ का, वो ये कहा होगा कि बबुआ बधाई हो। उनके आजी दादी ने उनको कहा होगा कि बधाई है बबुआ, तुम्हारा घर बेटा भैया। वो पहला कान विधान चंद्र राय जी के जो कानों में पहला शब्द पड़ा हुआ भोजपुरी है। आज उनके जयंती पर उनके सम्मान में अगर आप अष्टम अनुसूची की घोषणा कर देते हैं तो ये आपकी महानता है। नहीं तो भोजपुरिया लोग हैं, आपने मंगल पांडे का विरोध देखा है, आपने वीर कुंवर सिंह का विरोध देखा है, आप भोजपुरिया लोगों के और लोगों का विरोध ना झेलें। इन्हीं दुआओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और हम सब फिर आपस में चेहरा ढके बिना एक दूसरे से मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय पूर्वांचल, जय भोजपुरिया।